फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने जो है करंट अफेयर्स को लेके आए हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा और फटाफट इसका आंसर देते जाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम कंटिन्यू करते हैं। रिसेंटली ए डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। कौन से ऐसे दो देश हैं जो कार्गो फेरी सर्विस को लेकर आपस में समझौता किए। दोस्तों इसमें एक इंडिया है और दूसरा इसके साथ किसके साथ समझौता हुआ है इस सर्विस को लेकर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मालदीव, बांग्लादेश, चाइना, यूएसए। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए, कौन सा आंसर राइट होगा। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मालदीव। दोस्तों ये मालदीव का ये शिप को लेकर जो है ये समझौता कार्गो फेरी सर्विस को लेकर जो हुआ है, इस समझौते की बात करें तो इसमें जो मालदीव है वो राइट आंसर है। और ये डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस को लेकर बातचीत हुई है। ये ज्वाइंटली लॉन्च हुआ है 21 सितंबर 2020। मनसुख एल मंडविजिया मिनिस्टर हैं ये स्टेट फॉर शिपिंग डिपार्टमेंट के। शिपिंग डिपार्टमेंट के हैं ये मिनिस्टर। और उसके बाद जो हैं ये इंडिपेंडेंट चार्ज पे हैं। और इनके साथ एसत नहुला हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग डिपार्टमेंट के हैं ये दोनों लोग। और इन्होंने जो है मालदीव को के साथ जो है समझौता किया है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि इंडियन ओशियन रीजन में ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ये स्टार्ट किया गया है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रिसेंटली इन विच कंट्री हैज़ द कंट्री वाइड लॉकडाउन बीन इम्पोज फॉर द सेकेंड टाइम ड्यू टू द इंक्रीज इन्फेक्शन ऑफ कोरोना। कौन सा ऐसा देश है जो हाल ही में अपने कंट्री में जो है कोरोना को लेकर जो है सेकेंड लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन लगाया है पूरे कंट्री में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों, यूएसए, चाइना, इजराइल, स्पेन। तो इसका फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इजराइल। इजराइल जो है ऐसा कंट्री है, बन गया है जो है सेकेंड टाइम में पूरी तरह से लॉकडाउन अपने कंट्री पे लगा दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेप। नेप क्या है दोस्तों? नेशनल एजुकेशन प्लान, राष्ट्रीय शिक्षा योजना। ये जो 2020 में बना है इसकी बात हो रही है दोस्तों। इसमें बहुत सारे फॉर्मेशन किए गए हैं। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करने में फर्स्ट नंबर में आया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए, कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा कर्नाटका। कर्नाटका की बात करें तो दोस्तों यहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर नारायण हैं, उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी पूरी तरह से यहाँ पे पहले ही की जा चुकी है। यानी कि जो इसके स्पेसिफिक टारगेट हैं, जो एजेंडे हैं, उसको लेकर ये आगे बढ़ रहा है। और इसमें जो कानून है, यहाँ के कानून है, उसमें संशोधन पूरी तरह से कर लिया गया है। तो इस तरीके से ये बोलते हैं उस टाइम में कि जो है इनका जो स्टेट है पूरी तरह से फर्स्ट स्टेट बनने में जो है नंबर 1 पे आ सकता है, इनका ये कहना था। इन्हें कहा कि ये नीति के मसौदे के हमारे पास जो है पहुँचने के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था और यह समिति पहले ही जो है इसको लेकर कई बैठकें कर चुकी थी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच कंट्री इज प्लानिंग टू ट्रांसफर अबाउट 1 मिलियन रोहिंग्यास टू द भाषण 4 द्वीप। भाषण 4 द्वीप कहाँ पे है दोस्तों? ये इसको आपको बताना है कि यहाँ पे 1 बिलियन रोहिंग्या को कौन सा ऐसा कंट्री है जो इस यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की प्लानिंग कर रहा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, म्यांमार। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा बांग्लादेश। यहाँ देखिए ये भाषण 4 द्वीप है, एक आइसलैंड है
जो बांग्लादेश के पास है। यहाँ पे दोस्तों जो है बसाने की बात हो रही थी, बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है वो इसके बारे में बातचीत कर रहा था। ये भाषण चार द्वीप जो है इसको चार पिया के नाम से भी जाना जाता है और ये हटिया उपजिला बांग्लादेश में एक द्वीप है, यानी कि एक ये हटिया उपजिला के नाम से जाना जाता है और इसको चार पिया भी कहते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में संदीप द्वीप से, जो संदीप आइलैंड है, ये दोस्तों देखिए ये आइसलैंड जो है यहाँ पे ये 6 किलोमीटर और 37 मील पर दूर जो है स्थित है। मेन इसका लैंड जो है, इसका जो गठन हुआ था दोस्तों ये हिमालय सिल से 2006 में किया गया है। यह जो है 40 स्क्वायर किलोमीटर में है, फैला हुआ है। ये यहाँ की गवर्नमेंट जो है ये प्लान कर रही थी कि 1 मिलियन रोहिंग्याज हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करने की। दोस्तों ये जो आइलैंड है ये जो है पूरी बहुत ही डेंजरस है दोस्तों। इस मामले में जो आइलैंड है यहाँ पे बहुत सारे तूफान आते रहते हैं, सुनामी भी आता रहता है। इस वजह से जो है यहाँ पे बहुत ही लोगों के रहने में डेंजरस होगा। अभी फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। वहाँ यही समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि जब यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है तो यहाँ के गवर्नमेंट के थ्रू क्यों अरेंजमेंट किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो है 1 लाख जो है घरों जो हाउस हैं उसका जो है निर्माण किया गया 2019 में। पहली बार जो है 2015 में यहाँ पे जो है सजेशन दिया गया था, लेकिन 2019 में जो है यहाँ पे ये घर जो हाउसेस हैं उसको प्रिपरेशन कर दिया गया था। 2015 में बातचीत की गई थी और 2017 में रिहैबिलिटेशन को लेकर फिर से आदेश दिया था यहाँ की गवर्नमेंट में 26 जनवरी 2017 को। तो बांग्लादेश सरकार ने यहाँ पे जो है रिहेबिलिटेशन की बात की गई थी, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो वॉच कमीशन है वो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को लेकर और ह्यूमन जो हजार्डस होते हैं ये सारे चीज़ों को देखकर बोला था कि डेंजरस है। लेकिन 2019 में अगस्त 2019 में 1 लाख घरों का निर्माण करने के लिए एक आश्रयण परियोजना का विस्तार करने की घोषणा की गई थी। मकानों को ज़मीन से 4 फीट ऊपर बनाया गया। लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े ज्वार भाटा आते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं दोस्तों, होते हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो वेव्स चलते रहते हैं वो भी बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं। तो जनवरी 2020 में रोहिंग्या नेताओं और मानवाधिकार समूहों के विरोध के बावजूद परियोजना को, इस जो प्रोजेक्ट है, आगे बढ़ाया गया। बांग्लादेश के शरणार्थी मामलों के मंत्री जो हैं कहा कि ये द्वीप निवास के लिए जो है तैयार हो गया है। हालांकि उन्होंने जो है रिहैबिलिटेशन के लिए जो है कोई समय सारणी या कोई परमिशन नहीं दी। सरकार ने विदेशी पत्रकारों और रोहिंग्या नेताओं को जो है कि यात्रा करने की भी अनुमति, भाषण चार द्वीप पे यात्रा करने का कोई भी मंजूरी नहीं दी। तो यही बात समझ में नहीं आ रहा है कि जब यहाँ पे इतना प्रॉब्लम्स है तो क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा खर्च किए गए, इन्वेस्ट किए गए। तो दोस्तों ये जो प्रश्न बना हुआ है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर whom is the मिशन कर्मयोगी स्कीम डिज़ाइन। किसके लिए मिशन कर्मयोगी योजना बनाया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों। फर्स्ट है फॉर सिविल सर्विस, सेकंड है फॉर टीचर, थर्ड है फॉर इंजीनियरिंग एंड फोर्थ है जो है फॉर मेडिकल। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर फटाफट दीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा सिविल सर्विस। तो हाँ दोस्तों, ये सिविल सर्विस के लिए बनाया गया है। इसे प्राइम मिनिस्टर ने, पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया है और इसको इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें जो है एक फंडामेंटल रिफॉर्म करने की बात की।
उस पर जोर दिया और कहा कि ये जो सिविल सेवक हैं उनकी क्षमता को बढ़ाने में भी एक बुनियादी ढांचों का उपयोग करेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करेगा। यह योजना जो है घोषणा करते हुए इस योजना की घोषणा करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि सरकार में अधिकारियों और कर्मचारियों को मिशन कर्मयोगी के तहत अपने जो परफॉर्मेंस है उसको सुधार करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और मिशन जो कर्मयोगी प्लान है, इसका लक्ष्य जो है भारतीय सेवकों को भविष्य के लिए इन फ्यूचर जो है अधिक रचनात्मक, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक, इनेबलिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाने में सक्षम बनाएगा। इसका ये उद्देश्य है। इसके बाद दोस्तों मिशन कर्मयोगी जो प्रोग्राम है ये इसका प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म है आई गॉट कर्मयोगी। इस पे हम जाकर इसको जान सकते हैं। सरकार ने कहा कि विशिष्ट भूमिका दक्षताओं से युक्त एक सिविल सेवक जो है उच्चतम गुणवत्ता मानकों की कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने में इससे सक्षम होगा इस प्लेटफॉर्म पे जाकर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टू कवर अराउंड 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़, यानी कि 46 लाख जो कर्मचारी हैं इसके अंदर कवर किए जाएंगे। और इसमें जो है 2021 5 सालों में 2020 टू 21 से लेकर 2024 टू 25 तक जो है 5 वर्षों में की अवधि में लगभग 510.86 करोड़ जो है पैसे खर्च किए जाएंगे। यह खर्च आंशिक रूप से $50 मिलियन की सहायता के लिए जो है $50 मिलियन की सहायता के लिए बहुपक्षीय सहायता द्वारा वित्त पोषित होंगी। $50 मिलियन। तो इस तरीके से दोस्तों मिशन कर्मयोगी जो है सिविल सर्विसेज के जो एम्प्लॉय रहेंगे उनको अच्छे अपॉर्चुनिटी देगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ बीन कंसीडर्ड एज द कंट्री विद द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हाल ही में कौन से देश को, विश्व के कौन से देश को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यानी कि एक बृहद लोकतंत्र वाला देश घोषित किया गया है। यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। फर्स्ट है इंडिया, सेकंड है यूएसए, थर्ड है नेपाल, फोर्थ है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंडिया। हाँ दोस्तों, इंडिया को जो है अभी हाल ही में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाला कंट्री बताया गया है। दोस्तों इसका वजह ये है कि इसके पहले जो है कि यूएसए को माना गया है। दोस्तों एक सवाल खड़ा होता है कि जब इंडिया में इतने बड़े पॉपुलेशन है तो कैसे ये अच्छा डेमोक्रेसी तो वही है जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे से एक सुशासन की बात की जाए, जहाँ पे शासन अच्छे तरीके से चल सके। तो हाँ दोस्तों, पहले यहाँ यूएसए ये रिकॉर्ड कायम किया था, लेकिन अब इंडिया को ये मिला है। ये इसका रीजन है कि ये 16 टाइम्स बहुत ही पीसफुली इलेक्शन को, जो भी पावर का परिवर्तन हो रहा है उसको अच्छे से पूरा किया है। और ये इतनी बड़ी आबादी यानी कि 1.3 बिलियन पॉपुलेशन होने के बावजूद जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी कायम है, इसलिए इसे इस ओहदे पे लाया गया है। इसको फर्स्ट प्लेस मिला है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं होती है। जैसे कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का जो भी पालन करना होता है, सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन होता है समाप्त करने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। लेकिन सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो गई, ह्यूमन राइट्स की बात हो गई, लेकिन भारत जो है कि डेफिनेटली इस चीज़ को, जो बैड एक्टिविटीज़ हैं उस रिकॉर्ड को कम कर देगा, ऐसा भरोसा है, ऐसा बिलीव है। तो इस तरीके से ये जो है इसे एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाला कंट्री घोषित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव द पंचायती राज एक्ट। पंचायती राज एक्ट जो भी बना है दोस्तों, ये सबसे पहले राजस्थान में बनाया गया था और 24 अप्रैल को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी हाल ही में जो है कि एक यूनियन टेरिटरी को जो है संघीय प्रशासित जो क्षेत्र है, राज्य है, उसको पंचायत, वहाँ पे पंचायती राज को लाया गया है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन है कि इन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसका आंसर दीजिए फटाफट। क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ पे जो है ये 370 का जो संशोधन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। यहाँ पे हम अगर अपने इंडिया में देखें तो जो पंचायत राज सिस्टम है वो 3 लेवल्स पे है। फर्स्ट लेवल पे जो है वो हमारा ग्राम पंचायत है, और जो विलेज लेवल पे होता है सेकंड पे है वो मंडल परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे है, और थर्ड नंबर पे है जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो ये कब फॉर्मेशन इसका हुआ था दोस्तों, 92 में। ये 73 अमेंडमेंट्स के थ्रू किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेजेंट में जो है दोस्तों, ये कौन कौन से स्टेट में है, तो ये दोस्तों जो है कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड दिल्ली को लेकर छोड़कर जो है सारे राज्यों में ये है। तो अब आपका जो ये जम्मू कश्मीर है इसमें भी शामिल हो गया है। तो इस तरीके से ये भी एक यूनियन टेरिटरी हट गया है। तो बात करें तो जो पंचायती राज सिस्टम है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थापित हो गया है। कम से कम आधी सदी में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे त्रिस्तरीय जो है पंचायत प्रणाली होगी कश्मीर में। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषणा किया कि प्रारंभिक चुनाव जो होंगे वो केंद्र शासित प्रदेश में होंगे और लोग उनके निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में वोट देंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो इस तरीके से दोस्तों जम्मू कश्मीर भी ऐसा स्टेट बन गया है जो संघीय क्षेत्र में आता है, जो जहाँ पे पंचायती राज के थ्रू इलेक्शन होगा। इस तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छे तरह से काम करेगी अगर पंचायती लेवल एक न्यूनतम से लेकर उच्चतम लेवल का एक चैनल बन जाएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच स्टेट गॉट फर्स्ट प्लेस इन स्वच्छ भारत अवार्ड 2020। कौन सा ऐसा स्टेट है भारत का जो स्वच्छ भारत अवार्ड को प्राप्त किया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों। फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है यूपी, थर्ड है एमपी एंड फोर्थ है एपी। तो कौन सा राइट आंसर होगा, इसका फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात। हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में गुजरात को जो है फर्स्ट स्थान मिला है। ये यहाँ पे स्वच्छ शौचालय के लिए इसको ये प्राप्त हुआ है। दोस्तों इस स्वच्छ भारत अवार्ड का जो थीम था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो 3 चीज़ों को लेकर था। इसमें फर्स्ट था क्लीन ब्यूटीफुल कम्युनिटी टॉयलेट कैंपेन डर्ट फ्री इंडिया, यानी कि स्वच्छ सुंदर और स्वच्छता और सुंदरता को लेकर और सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत को लेकर। जो यूनियन मिनिस्ट्री हैं जल शक्ति जल मंत्री जो हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत और जल राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने विभिन्न श्रेणियों में जो है सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन करने वाले स्टेट थे, उनको जो है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश से राज्य थे, ब्लॉक थे, जो भी ग्राम पंचायत थे, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और पिछले 6 वर्षों को चिन्हित करने के लिए 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव को लेकर चला गया था। इसमें कौन कौन से प्राइज दिए गए हैं किस किस स्टेट को, तो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैंपेन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड जो है गुजरात को गया है। डिस्ट्रिक्ट का जो अवार्ड है वो
तमिलनाडु को। बेस्ट ब्लॉक का वो है खचोड़, उज्जैन एमपी में। बेस्ट ग्राम पंचायत चिन्नौर, सलेम में। सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत जो है बेस्ट स्टेट का यूपी को गया है और गुजरात को गया है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रयागराज और बरेली के लिए गया है। बेस्ट ग्राम पंचायत बोरीगांव, बोंगईगांव असम में गया है। फिर उसके बाद आता है गंदगी से मुक्त जो भारत है कैंपेन है उसको, इसमें दो जो है कि अवार्ड दिए गए हैं, बेस्ट स्टेट और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट। बेस्ट स्टेट के लिए तेलंगाना और हरियाणा को गया है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए मोगा और पंजाब को दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट गॉट हैज अप्रेज्ड बाय WHO फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। कौन सा स्टेट ऐसा है इंडिया का जिससे जो है WHO के थ्रू उसका प्रेज किया गया, उसकी प्रशंसा की गई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों कोविड-19 को लेकर। में फर्स्ट है ओडिशा, सेकेंड है यूपी, थर्ड है दिल्ली एंड फोर्थ है कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। ओडिशा जो है ऐसा स्टेट बन गया है जिसका WHO जो है प्रेज किया है। इसका रीज़न है दोस्तों, इसका काज ये है कि यहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी। उन कठिन परिस्थितियों में भी कोविड-19 को लेकर उड़ीसा गवर्नमेंट जो है बहुत ही स्ट्रांगनेस से मैनेज किया उसको। इस चीज़ को लेकर जो है कि WHO ने उसकी प्रशंसा की है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूएन रिपोर्ट विच कंट्री इज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट डिजास्टर। कौन सा ऐसा देश है जो यूएन रिपोर्ट में घोषित किया गया अकॉर्डिंग जो है कि क्लाइमेट डिजास्टर वहाँ पे बहुत आते हैं, वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों। फर्स्ट है जापान, सेकेंड है चाइना, थर्ड है मालदीव एंड फोर्थ है इंडिया। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चाइना। हाँ दोस्तों, चाइना ऐसा एक कंट्री है जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं। ऐसा यूएन रिपोर्ट के थ्रू खुलासा किया गया है दोस्तों। जो है यूएन ने 13 अक्टूबर को ये जो है डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में जो है बताया। उन्होंने 20 वर्षों में चरम मौसम की घटनाओं में तेज जो है वृद्धि दर्ज की गई है। द ह्यूमन कास्ट ऑफ डिजास्टर 2002-2019 नामक जो रिपोर्ट था उसमें ये पता चला है। द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर ये रिपोर्ट है दोस्तों, 13 अक्टूबर को मालूम हुआ था दोस्तों। इसके जो है कि बताया गया है इसमें कि जो बाढ़ है, जो फ्लड आ रहे हैं, स्टॉर्म हैं, वो लगभग कितने जो है बढ़ गए हैं। तूफान की घटनाएं 1457 से 2034 यानी इतना जो है कि तूफान आया हुआ है, तूफान की घटनाएं और बाढ़ की संख्या जो है ये है इतनी हुई है 1389 to 3254। और दोस्तों ये जो है कि जो घटनाएं हुई हैं, कितने इंसिडेंट्स दर्ज किए गए हैं, तो वो हैं दोस्तों 7348 मेजर डिजास्टर की घटनाएं हुई हैं। 1.23 मिलियन जो है कि जीवन जो है इस पे दांव पे लगे हैं। 4.2 बिलियन जो पीपुल हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक आर्थिक घाटे में लगभग 2.97 बिलियन जो है $, नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में अन्य श्रेणियों में प्रमुख वृद्धि का भी हवाला दिया गया है, जिसमें जो है ड्रॉट यानी कि सूखापन और जंगल में आग, अत्यधिक तापमान की घटनाएं, एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात की गई है। इसके बाद दोस्तों ये भूभौतिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, इसमें भूकंप और सुनामी भी शामिल है। earthquakes and tsunami which have killed more people than any of the other natural hazards। जो और hazards के अपेक्षा जो है इसमें ज़्यादा लोगों की
मृत्यु हुई है, ऐसा रिपोर्ट में आया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो है एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो डिजास्टर इवेंट्स हुए हैं वो चाइना 577, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट 467, और इसके जस्ट बाद जो है इसके बाद भारत का 321, फिलीपींस का 304, इंडोनेशिया का 278, यानी इस तरीके से और सारे कंट्री का बताया गया जिसमें चाइना जो है फर्स्ट नंबर पे डिजास्टर के मामले में है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ आईएसए। आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हुए हैं अक्टूबर में, उसमें कौन से दो जो है कि कंट्री को यहाँ पे इसका अध्यक्ष बनाया गया है हाल ही में, तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि इंडिया को बनाया गया, सेकंड जो है यूएसए को, कि थर्ड फ्रांस को, और फोर्थ जो है चाइना। तो इसका फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों कि कौन सा राइट आंसर होगा। हाँ दोस्तों, जो है कि इसका राइट आंसर जो है इंडिया होगा। इंडिया को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है और फ्रांस को जो है को प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये जो है तीसरी बार ये असेंबली हुआ है जिसमें भारत और फ्रांस को अध्यक्ष बनाया, भारत को अध्यक्ष बनाया गया है और इसको सह अध्यक्ष बनाया गया है। 2 साल के लिए ऐसा उसका चयन किया गया है। दोस्तों ये जो पहली बार जो है 30 नवंबर 2015 को जो है फ्रांस और ये इंडिया जो है दोनों यहाँ के प्रधानमंत्री जो है COP21 में इसको लॉन्च किया था। आईएसए का जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आईएसए के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, उन्हें सोलर एनर्जी के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण आम चुनौतियों का जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसका समाधान करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था बनाने का। ये 2015 में ही बन गया था। दोस्तों जो है कि आईएसए के जो 4 और भी प्रतिनिधि हैं, चार क्षेत्रों के में उनका भी चुनाव किया गया है। भारत में जो है कि 10 सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों ने विधानसभा में $1 मिलियन का चेक प्रस्तुत किया है। $1 मिलियन का जो है चेक यहाँ प्रेजेंट किया है। आईएसए असेंबली के अध्यक्ष और भारत के विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह जो हैं 6 प्रोग्राम और 2 परियोजनाएं यानी कि 2 प्रोजेक्ट को अब सौर ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं को लेकर कर रहे हैं। 6 प्रोग्राम एंड 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर आईएसए ने 22 देशों में 2,70,000 से अधिक सौर पंपों की डिमांड किया है। 2,70,000 सोलर पंप्स का डिमांड किया है 22 कंट्रीज़ के लिए। और उसके बाद जो है 11 कंट्रीज़ के लिए जो है 1 गीगावाट से अधिक सोलर रूटक्रॉफ्ट को, और 9 कंट्रीज़ के लिए जो है 10 गीगावाट की बात किया है। 9 देशों में बात मिनी ग्रिडों की डिमांड किया है। इसमें असेंबली के जो को प्रेसिडेंट हैं वो बारबरा पेम्पली हैं, फ्रांस के पारसिकी, ये यानी कि बारबरा पेम्पली जो हैं को प्रेसिडेंट मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मिनिस्टर हैं वहाँ के। इन्होंने फ्रांस का इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन किया। इन्होंने बताया कि फ्रांस ने वित्त पोषण जुटाने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक के साथ जो है सहयोग का भी समर्थन किया है, वर्ल्ड बैंक के साथ। और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि 1.15 बिलियन यूरो की वृद्धि की है वर्ल्ड बैंक के साथ।
1.15 बिलियन 2020 तक। और इसके बाद फ्रांस ने वित्त पोषण जुटाने के लिए जो है इसका वर्ल्ड बैंक का जो है समर्थन किया है। पहला प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया है फ्रांस ने किसके साथ मिलकर, यूरोपियन यूनियन के साथ। फ्रांस और यूरोपियन यूनियन कहाँ पे स्टार्ट किया है, मोजाम्बिक में ये इन्होंने प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। रिपोर्ट में सौर निवेश को बढ़ाने और सदस्य देशों की सहायता में ISA के योगदान के लिए धन और अवसरों और जो भी चैलेंजेज आ रहे हैं उसकी पहचान की गई है। असेंबली में 2030 तक जो है $1 ट्रिलियन के विकास के लिए रोड मैप विकसित करने के लिए WRI के साथ जो है के साथ एक रोड मैप भी बनाया गया है दोस्तों। क्या तो ISA के कदम का स्वागत जो वेलकम किया गया है। इसका रोड मैप जो है वो है वन सन वन वर्ड एंड वन ग्रिड है। ग्लोबल पैंडेमिक के बावजूद जो है मद्देनजर देखते हुए ISA ने ISA का स्थापना करके जवाब दिया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी की तैनाती के लिए एक पहल किया है। पैंडेमिक के समय ISA की सदस्यता जो है 2009 में दूसरी बार विधानसभा के बाद से बढ़ रही है। ISA को अब 68 मेंबर का समर्थन प्राप्त है और आगे जो है आगे के 20 देश सदस्य बनने की प्रक्रिया में हैं। इस तरीके से दोस्तों जो है कि हमारा आज का ये क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।